अरे ओ सुरभि, कहाँ मर गई रे? पानी लाएगी या मुझे प्यासा ही मारने वाली है? आय अम्मा। सुरभि पानी लाकर शांति देवी के पास रख देती है। क्यों रे सुरभि, तेरा मन काम में नहीं लगता? क्या चाहती है कि तुझे तेरे उस गरीब बाप के घर भेज दूं, जिन्होंने अपनी बेटी को जायदाद के नाम पर बस कुछ बर्तन दिए थे? अम्मा, आपको नहीं पता क्या, दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। अरे वाह, कह तो ऐसे रही हो जैसे कोई राजकुमारी हो। ये मत भूल सुरभि कि तेरे माँ बाप के पास खुद के रहने के लिए घर नहीं है। मुझे क्या ही दे पाते। अम्मा, आपको मुझे जो कहना है कहिए। मेरे माँ बाप को क्यों भला बुरा कहती हो? वो गरीब हैं, इसमें उनकी क्या गलती है? गरीब ना कहूँ तो क्या कहूँ, उन्होंने दिया ही क्या है। और तेरा पति भी ना कोई काम करता है ना कोई कमाई देता है। क्या है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी कदर करूं? अम्मा, वो तो आपके बेटे हैं। अब वो काम नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, तो इसमें मेरी क्या गलती? आपने जो सिखाया वही तो कर रहे हैं। अच्छा, अब तेरे भी पर निकल आए हैं। मुझसे जुबान लड़ाने लगी हो। ठहरो, आज रवि को तेरी शिकायत करती हूँ। इतना शोर शराबा सुनकर शांति देवी की छोटी बहू रीता भी वहां आ जाती है। अम्मा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अरे कुछ नहीं बेटी, ये सुरभि है ना, मायके से तो कुछ लाई नहीं और ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। मेरी प्यारी बहू की नींद भी खराब कर दी। अम्मा, ये कोई उठने का टाइम है? 10 बज रहे हैं और रीता अब उठ गई हो तो इन्हें मुझे डांटने के बजाय मेरा साथ देना चाहिए। सुरभि, ये मत भूलो कि इस घर में जो कुछ भी है वो मेरे पति मनोज की बदौलत है। इसलिए मैं चाहे जब तक सोऊं, मेरी मर्जी, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? अरे बेटी, तू गुस्सा क्यों होती है? यहाँ सब तेरा ही है। जा आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। रीता वहां से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। सुरभि, अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर रीटा को नाश्ता देकर आ। और अगर वो किसी भी बात के लिए गुस्सा हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? सुरभि सर झुकाती है और सीधे रसोई घर में चली जाती है। सुरभि का पति रवि खेती करता है और सेठ से कुछ पैसे महीने में मिल जाते हैं, जबकि रीता का पति मनोज शहर में नौकरी करता है और अच्छा पैसा कमाकर हर महीने घर भेज देता है। जब सुरभि घर का काम करती तो ये दोनों सास बहू अंदर बैठकर गप्पे लड़ाती। माँ जी, क्यों ना हम सुरभि और उसके पति को घर से निकाल दें? वैसे भी वो बस घर का बोझ बने हुए हैं। अरे वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी रीता। मैं भी कब से यही सोच रही थी, ये दोनों बस घर का खर्चा बढ़ा रहे हैं। माँ जी, कोई योजना बनाओ जिससे हम इन्हें घर से निकाल सकें, ताकि हम लोग इस घर में आराम से रह सकें। दोनों कुछ देर सोचती हैं। फिर शांति देवी एक योजना रीता को बताती है। हाँ माँ जी, ये तो बढ़िया उपाय है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बहू, इसमें सांप और लाठी कहाँ से आ गए? अरे अम्मा, ये कहावत है, मतलब कि हम दोनों को घर से निकाल देंगे और हम पर कोई शक भी नहीं होगा। शाम को रवि घर आता है। सुरभि, क्या हुआ? इतनी मायूस क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा? उनका तो रोज का है ताने देना, पर आप कोई अच्छा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि जब तक आप अम्मा को अच्छे पैसे कमा कर नहीं दोगे, तब तक इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं क्या करूं सुरभि? बचपन में माँ ने मुझे खेतों में लगा दिया बाबा के साथ और भाई को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब तुम ही बताओ, मैं खेती ना करूं तो क्या करूं? पर ये कब तक चलेगा? अम्मा के ताने, रीटा का बुरा बर्ताव, हमें कब तक इस बेइज्जत जिंदगी को जीना पड़ेगा? सुरभि, तुम फिक्र मत करो। मैं कल सुबह सेठ जी से कहूंगा कि मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दें। अच्छे आदमी हैं, शायद मेरी बात को ना टालें।
और मैं पिछले 5 साल से तो बस उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। दोनों पति पत्नी बातें करके सो जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे उन दोनों को घर से निकालने की योजना बन रही थी। अगली सुबह होते ही रीता पूरे घर में शोर मचा देती है। क्या हुआ बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ जी, वो जो मेरी माँ ने सोने का हार दिया था वो कहीं मिल नहीं रहा। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी वहाँ सुरभि और रवि भी आ जाते हैं। अरे बहू, तुम खामखा इतना घबरा रही हो, यहीं कहीं होगा, जरा ध्यान से देखो। माँ जी, मैंने पूरा घर देख डाला, कहीं नहीं मिला। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हार पर। तुमने सुरभि के कमरे में देखा? मुझे तो इसी सुरभि पर ही शक है। इसने तो कभी सोना देखा भी नहीं होगा, और हार तो बहुत दूर की बात है। रीता चपलोसी करते हुए कहती है। नहीं नहीं अम्मा, दीदी ऐसा नहीं कर सकती। भला वो ऐसा क्यों करेंगी? तभी सुरभि बोल पड़ती है। रीता, अम्मा कह रही हैं तो तुम मेरे कमरे में भी देख सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, भला आप मेरा हार क्यों चुराओगी? आपको मेरा हार चुराकर क्या मिलेगा? देखो सुरभि, अगर माँ को हम पर शक है तो वे हमारे कमरे की तलाशी ले सकती हैं। ठीक है, अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो देख ही लेती हूँ। रीता सुरभि के कमरे में हार ढूंढने लगती है। तभी वह उसकी अलमारी से एक हार निकालकर बिस्तर पर रख देती है। हाय रे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतने गिर जाओगे कि अपने ही घर में चोरी करोगे। अब तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहती। रीता चापलूसी करते हुए घबराई आवाज में कहती है। नहीं अम्मा, हो सकता है हार गलती से यहाँ आ गया हो। अब इतनी सी बात के लिए इन्हें घर से मत निकालिए। नहीं रीता, मैं इन चोरों को अपने घर में नहीं रख सकती। आज हार चुराया है, कल कुछ और चुराएंगे। वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। शांति देवी मनोज और सुरभि को घर से निकाल देती है। दोनों एक बैग लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। वैसे सुरभि, वो हार क्या तुमने ही चुराया था? अजी, आपको क्या लगता है, भले ही मैं गरीब हूँ पर इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। और आपने देखा नहीं रीता कैसी मुझे बार बार दीदी दीदी कह रही थी। जिसने मुझे कभी अपना बड़ा माना ही नहीं, वो अचानक मुझे दीदी कह रही थी। हो ना हो यही उसी का काम था। हाँ सुरभि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी अम्मा हमें कहाँ उस घर में देखना चाहती थी। लेकिन सुरभि, हम यहाँ तो आ गए, पर रहेंगे कहाँ और करेंगे क्या? अजी, आप किसी से काम के लिए पूछिए ना, हो सकता है आपको यहाँ कोई अच्छा काम मिल जाए। तभी वहाँ से एक गांव का आदमी गुजरता है। मनोज उसे पास बुलाकर काम के बारे में पूछता है। भैया, ई गांव में तो तुमका एक ही आदमी काम दे सकते है। वो है गांव का सेठ जगनलाल। उनका घर गांव के बीचों बीच है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी अपने रास्ते चला जाता है। अजी, आप जाकर गांव के सेठ से काम मांग लीजिए, हो सकता है आपको काम मिल जाए। ठीक है सुरभि, तुम यहीं रुकना, मैं सेठ के पास जाकर आता हूँ। मनोज गांव में जाता है। वहाँ उसे एक बड़े घर के सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। मनोज उसके पास जाकर विनम्रता से बोलता है। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। इस गांव में नया हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मेरा भी 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, पर तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों आए? वजह क्या है? सेठ जी, अब क्या बताऊं। घर में कुछ विवाद हो गया था, उसी कारण गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, यानी भाई ने तुम्हें धोखे से घर से निकाल दिया। खैर, कोई बात नहीं। कल से तुम मेरे गोदाम पर आ जाना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। सुनो, तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए घर भी तो नहीं होगा। गांव में मेरा एक पुराना मकान है जो हमेशा खाली पड़ा रहता है। अब से तुम वहीं रह लेना, और अगर कोई जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कहना। सेठ जी, आपके जैसा भला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मनोज लौटकर सुरभि को साथ ले जाता है और सेठ का पुराना मकान दिखाता है। वहां पहुंचते ही सुरभि आश्चर्य से पूछती है, अजी, ये सब क्या है? ये घर किसका है? आप मुझे किसके घर ले आए? मनोज उसे सारी बात बताता है। अजी, लगता है आपके सेठ जी बड़े ही भले इंसान हैं, वरना आज के जमाने में इतनी मदद कौन करता है? हाँ सुरभि, ये तो है। अगली सुबह से मनोज काम पर जाने लगता है और जी जान से मेहनत करता है। कुछ साल बीत गए। अब मनोज को सेठ ने गोदाम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी थी और मनोज के पास अच्छे पैसे भी जमा हो गए थे। उसने गांव में अपना एक नया घर भी बना लिया। एक दिन मनोज सुरभि से कहता है, सुरभि, आज हमें गांव छोड़े 5 साल हो गए हैं और तब से आज तक मैंने माँ को कभी नहीं देखा। सुरभि, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम माँ से मिलने गांव चलें? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया हो, पर वो तो मेरी माँ ही की तरह थीं। और अगर वे हमारे साथ आना चाहेंगी तो हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। दोनों संती देवी से मिलने के लिए गांव की ओर रवाना होते हैं। वे बाजार से माँ के लिए कुछ सामान और फल लेकर घर पहुंच जाते हैं। मनोज आवाज लगाता है, अम्मा, अम्मा कहाँ हो? देखो, तुम्हारा बड़ा बेटा आज कामयाब होकर आपसे मिलने आया है। बाहर तो आओ। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। मनोज और सुरभि उस आदमी को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, तुम कौन हो भाई? मेरे घर के सामने खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या? भाई, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो? क्योंकि ये घर मेरा है, समझे? देखो भाई, तुम कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ये घर मैंने 5 लाख देकर खरीदा है, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। देखिए भाई साहब, यहाँ मेरी माँ संती देवी रहती थी। वे अब कहाँ हैं? अरे वो बुढ़िया अब गांव के बाहर उस टूटी झोपड़ी में रहती है। मनोज और सुरभि के पांव तले जमीन निकल जाती है। वे तुरंत ही संती देवी के पास पहुंच जाते हैं। वहां संती देवी एक टूटी चटाई पर बैठी हैं। अम्मा, ये सब क्या है? आप अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हैं? और रीटा कहाँ है? शांति देवी फिर सब कुछ मनोज को बताती हैं कि कैसे रीता और रवि ने मिलकर उसका घर और खेत अपने नाम करा लिया और उसे बेचकर शहर चले गए। सुरभि, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुम्हें समझ ना पाई और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। रीता के कहने पर मैंने तुम्हें घर से भी निकाल दिया, पर मुझे क्या पता था कि वे मेरा घर और खेत छीनने के लिए ये सब कर रही थीं। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मा, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो, और अगर आप मुझसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मनोज और सुरभि संती देवी को घर लेकर जाते हैं और सब खुश होकर रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।